हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टॉप 500 क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शरीर का परिवहन तंत्र है। चार ऑप्शन दिए गए, आपको राइट आंसर बताना है। अंतःस्रावी तंत्र, या फिर अध्यावरणीय तंत्र, या फिर ऑप्शन सी हृदय वाहिकी तंत्र, या फिर ऑप्शन डी मूत्रीय तंत्र। शरीर का परिवहन तंत्र आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय वाहिकी तंत्र क्या है, शरीर का परिवहन तंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश पर कहलाता है। प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश पर कहलाता है अंतराली द्रव्य, रक्त, या फिर लसिका, या फिर ऑप्शन डी केशिकीय द्रव्य। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवी नोड स्थित होता है, आपको बताना है एवी नोड स्थित कहाँ पर होता है। दाएं आलिंद में, आलिंद निलय तंत्र में, या फिर हृदय आवरण में, या फिर हृदय पेशी में। एवी नोड कहाँ स्थित होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दाएं आलिंद में एवी नोड स्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बताना है कि एटीपी का निर्माण नहीं होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ नहीं होता है बताना है। ग्लाइकोलाइसिस में, टीसीए चक्र में, या फिर वसीय अम्ल ऑक्सीकरण में, या फिर एचएमपी पथ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एचएमपी पथ में क्या होता है, एटीपी का निर्माण नहीं होता है, बाकी में एटीपी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जोड़ों की गति की सीमा के आकलन के लिए नर्स गति के मूल्यांकन हेतु अंग को शरीर से दूर ले जाने को कहती है। उस गति को क्या कहा जाता है, आकुंचन गति, या फिर विस्तार गति, या फिर अपवर्तन गति, या अभिवर्तन गति। यानी कि किस गति का मूल्यांकन हेतु नर्स इस प्रकार का करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, यानी कि अपवर्तन गति के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, मस्तिष्क तरंग की गतिविधि का अभिलेख, या फिर हृदय गतिविधि का अभिलेख, या फिर कर्मानुकुंचन गति का अभिलेख, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हृदय की गतिविधि का अभिलेख बताता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है, आपको बताना है एंडोट्रेकियल ट्यूब कहाँ डाली जाती है। ग्रासनाल में डाली जाती है, या फिर अमाशय में, या फिर श्वासनाल में, या फिर नासिका गुहा में। एंडोट्रेकियल ट्यूब कहाँ डाली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वासनाल में डाली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है। हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है, आपको बताना है। बाया आलिंद, दाया आलिंद, या फिर बाया निलय, या फिर दाया निलय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाया आलिंद क्या करता है, ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रेटिनिज्म कमी के कारण होता है, यानी कि क्रेटिनिज्म किसकी कमी के कारण होता है। थायरॉक्सिन की कमी से, या फिर एस्ट्रोजन की कमी से, या फिर एपिनेफ्रिन, या फिर रेनिन। यानी कि किसकी कमी के कारण क्रेटिनिज्म रोग होता है। यानी कि ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन की कमी के कारण क्रेटिनिज्म रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कंकाल कितनी अस्थियों का बना होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है 92%, 80%, 95%, या फिर 60%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 92% होती है प्लाज्मा में जल की मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। फाइब्रिन, या फिर थ्रोम्बिन, या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर प्रोथ्रोम्बिन। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइब्रिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी, यानी कि सर्वग्राही यानी सभी से रक्त ले सकता है, ए बी। और ओ सर्वदाता होता है, जो ओ सभी को रक्त दे सकता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क का गति के समन्वय के लिए उत्तरदायी भाग है। मस्तिष्क का गति के समन्वय के लिए उत्तरदायी भाग है ब्रेन स्टेम, या फिर सेरेबेलम, या फिर थैलेमस, या फिर हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरेबेलम क्या है, गति के समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है मस्तिष्क का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग स्वसंचालित तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है एवं समन्वित करता है? यानी कि आपको बताना है मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वसंचालित तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित व उसे समन्वित करता है। आपको बताना है ऑप्शन ए मिड ब्रेन, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी एपिथैलेमस। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय तरंग के संचालन का सही पथ है? आपको बताना है हृदय तरंग संचालन का सही पथ आपको बताना है। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, आपको एक पथ बताना रहेगा उसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हृदय तरंग के संचालन का सही पथ होगा ये ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्क यानी किडनी की उत्सर्जी इकाई क्या है? किडनी की उत्सर्जी इकाई क्या है? बोमेन कैप्सूल, या फिर ग्लोमेरुलस, या फिर नेफ्रॉन, या फिर हेनले लूप। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेफ्रॉन क्या है, किडनी की उत्सर्जी यूनिट है यानी कि इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नर्स कार्डियम मॉनिटर को देखते हुए देखती है कि लय अचानक बदल गई है, पी तरंग नहीं है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़े हो गए हैं, वह निलयी दर नियमित लेकिन 100 से अधिक है। नर्स निश्चित करती है कि मरीज अनुभव कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी हो जाएगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का अनुभव कर रहा है, पता चलेगा इससे। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नाशय कौन से दो हार्मोन्स उत्पादित करता है? अग्नाशय कौन से दो हार्मोन्स उत्पादित करता है? एपिनेफ्रिन व इंसुलिन, मेनाटोनिन व ग्लूकागॉन, या फिर ग्लूकागॉन व एपिनेफ्रिन, या फिर इंसुलिन व ग्लूकागॉन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंसुलिन व ग्लूकागॉन का निर्माण होता है कहाँ से? अग्नाशय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय ध्वनि परिणाम है। हृदय ध्वनि परिणाम है हृदय से होकर रक्त का प्रवाह, या फिर महाधमनी से हृदय में रक्त की गति का, या फिर हृदय पेशी के संकुचन का, या फिर हृदय कपाटों के बंद होने का। यानी कि ध्वनि जो आती है उसके बारे में बताना है आपको। हृदय ध्वनि का परिणाम कहाँ से होता है बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हृदय कपाटों के बंद होने से ध्वनि का निर्माण होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रेनियल तंत्रिकाओं के आकलन के दौरान, है ना, क्रेनियल तंत्रिकाओं के आकलन के दौरान नर्स मरीज को भौहें उठाने व मुस्कुराने व दांत दिखाने के लिए कहती है। ये क्रियाएं कौन सी क्रेनियल तंत्रिका के बारे में सूचना प्रदान करती है? आपको राइट आंसर बताना है, इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेशियल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, AED का अर्थ क्या होता है? आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। AED का अर्थ क्या होता है? AED का अर्थ क्या होता है? आपको राइट आंसर बताना है इसमें। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव संतुलन का नियमन होता है। द्रव संतुलन का नियमन होता है हृदय द्वारा, या फिर फुफ्फुस द्वारा, या फिर वृक्क द्वारा, या फिर मस्तिष्क द्वारा। यानी कि द्रव का संतुलन किसके द्वारा होता है? द्रव संतुलन का नियमन किसके द्वारा होता है बताना आपको।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वृक्क द्वारा यानी किडनी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत अपघट्य संतुलन का नियमन होता है। विद्युत अपघट्य संतुलन का नियमन होता है, किसके द्वारा होता है बताना आपको, हृदय द्वारा, वृक्क द्वारा या फिर यकृत द्वारा या फिर मस्तिष्क द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, किडनी द्वारा विद्युत अपघट्य संतुलन का नियमन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वास स्रोत क्या है? श्वास स्रोत क्या है, यानी कि बताना है कि श्वास अवरोध क्या होता है। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी व सांस लेने में परेशानी, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि व धीमा सांस या फिर धीमा सांस, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि व अनियमित सांस। मतलब श्वास अवरोध बताना है आपको क्या होता है श्वास अवरोध। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है और सांस लेने में क्या होती है? परेशानी होती है, वही क्या कहलाता है? श्वास अवरोध कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी स्थिति में रक्तचाप बढ़ता है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? आपको बताना है, निंद्रा में, भावना में या फिर व्यायाम में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि कौन सी स्थिति में रक्तचाप बढ़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भावना यानी कि इमोशंस में क्या होता है रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य सामान्य अंतनेत्री दाब है। सामान्य अंतनेत्री दाब कितना होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ईसीजी जांच परिणामों में से कौन सा अल्प पोटेशियम रक्तता की उपस्थिति का सूचक है? आपको राइट आंसर बताना है, इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि एसटी खंड में गड्ढा। अगला प्रश्न देखते हैं, एपिकल पल्स का आकलन, एपिकल पल्स का आकलन स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को रखकर किया जाता है। यानी कि आपको बताना है स्टेथोस्कोप के डायफ्राम किस पर रखकर किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि माइट्रल क्षेत्र पर रखकर किया जाता है। यानी कि एपिकल पल्स का आकलन स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को माइट्रल क्षेत्र पर रखकर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फुफ्फुसीय धमनी का सामान्य औसत दाब होता है। आपको बताना है फुफ्फुस धमनी का सामान्य औसत दाब कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ईसीजी में होने वाला परिवर्तन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ईसीजी में होने वाला परिवर्तन। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एसटी खंड में उभार या फिर चौड़ा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या फिर वी तरंग की उपस्थिति या फिर लंबा पीआर अंतराल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एसटी खंड में उभार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एड्स की सूचक है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी स्थिति एड्स की सूचक है। चार ऑप्शन देगा, आपको राइट आंसर बताना है, इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरदृष्टि का आकलन किया जाता है, यानी कि दूरदृष्टि का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्नेलन चार्ट के द्वारा दूरदृष्टि का आकलन किया जाता है, स्नेलन चार्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अतिरिक्त सभी पैराथायराइड हार्मोन्स के प्रत्यक्ष कार्य है? किसके अतिरिक्त सभी पैराथायराइड हार्मोन्स के प्रत्यक्ष कार्य है? आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आंत से कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि, और बाकी सभी क्या है? सभी पैराथायराइड हार्मोन्स के प्रत्यक्ष कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अतिरिक्त सभी में रक्त स्राव समय में वृद्धि होती है, यानी कि ब्लीडिंग टाइम में
वृद्धि होती है किसके अतिरिक्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया ए के अतिरिक्त सभी में क्या होता है? सभी में रक्त स्राव में वृद्धि होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके किसके अतिरिक्त सभी कारक हृदय की शिराओं द्वारा रक्त की वापसी में सहायक होते हैं? मतलब बताना है आपको किसके अतिरिक्त सभी कारक हृदय की शिराओं द्वारा रक्त की वापसी में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बाह्य निलय में संकुचन। बाह्य निलय में संकुचन के अतिरिक्त बाकी सभी में क्या होता है? रक्त की वापसी में सहायक होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अतिरिक्त सभी हार्मोन अग्र पीयूष द्वारा स्रावित होते हैं? आपको बताना है किसके अतिरिक्त सभी हार्मोन अग्र पीयूष द्वारा स्रावित होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सभी हार्मोन्स क्या है? अग्र पीयूष द्वारा स्रावित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थाइमस से संबंधित टी कोशिकाएं, आपको बताना है थाइमस से संबंधित टी कोशिकाएं क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शरीर की स्वयं की कोशिकाओं को पहचानती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, शरीर की स्वयं की कोशिकाओं को पहचानती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय पेशी अस्थीय पेशी से भिन्न है। हृदय पेशी अस्थीय पेशी से भिन्न है क्योंकि, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें एक्टिन एवं मायोसिन होता है, इसमें स्वायत्तता एवं चालकता होती है, या फिर ऑप्शन सी, इसे संकुचन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, या फिर ऑप्शन डी, यह ऑक्सीजन के बिना फलती फूलती है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें स्वायत्तता एवं चालकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में पैराथार्मोन का कार्य है। शरीर में पैराथार्मोन का कार्य है, 4 ऑप्शन देगी आपको, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? यानी कि वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन? यानी कि वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइपेज क्या होता है? वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त की पीएच होती है, यानी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है रक्त का पीएच मान कितना होता है। एम्स के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर, यानी कि 7.35 से 7.45 तक होता है रक्त का पीएच मान। अगला प्रश्न देखते हैं, दो या अधिक ऊतकों से बनी संरचना को कहते हैं, यानी कि दो या अधिक ऊतकों से बनी संरचना को कहा जाता है अंग, या फिर सिरस झिल्ली, या फिर जटिल ऊतक, या अंग तंत्र? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्गन, यानी कि अंग कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन की आधारभूत इकाई है। जीवन की आधारभूत इकाई है परमाणु, पानी, कोशिका, या फिर संगठन का रासायनिक स्तर? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षीय कंकाल का भाग नहीं है? आपको बताना है अक्षीय कंकाल का भाग नहीं है। फीमर, स्टर्नम या फिर मैंडिबल या फिर सैक्रम। आपको अक्षीय कंकाल का भाग नहीं है बताना है राइट आंसर उसमें। यानी कि दोस्तों फीमर, ये क्या है? अक्षीय कंकाल का भाग नहीं है फीमर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरुदंड के अपूर्ण बंद होने का परिणाम है। मेरुदंड के अपूर्ण बंद होने का परिणाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पाइना बाइफिडा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए बाइल का निर्माण। ये तो क्या है? यकृत का कार्य है, यानी कि बाइल का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। अगला औषधियों का विषहरण, औषधियों का विषहरण। अगला ग्लूकोज का भंडारण भी यकृत के द्वारा किया जाता है और औषधियों का विषहरण भी यकृत के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइल का भंडारण यकृत के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलीरुबिन का निर्माण होता है। बिलीरुबिन का निर्माण होता है। बिलीरुबिन का निर्माण कहाँ होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हीम में, यानी कि बिलीरुबिन का निर्माण किस में होता है? हीम से होता है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे और ये पार्ट 3 था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।